हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं घटना चक्र का एनसीईआरटी सार देखेंगे। पुरानी यानी ओल्ड एनसीईआरटी से और न्यू एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ेंगे। कक्षा जो है 6 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। 2025 है तो भारत का भूगोल पढ़ेंगे और लास्ट में जो है आपका क्वेश्चन आंसर भी है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए कितने चैप्टर पढ़ना है। इसमें जो है कितने चैप्टर पढ़ना है उसको देख लीजिएगा। करीब 18 चैप्टर पढ़ना है। तो उसमें है भारत एक परिचय है, भारत का भौतिक स्वरूप है, अपवाह तंत्र है, मृदा है, भारत की जलवायु है, प्राकृतिक वनस्पति है, जल संसाधन, सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना है, प्रजातियां है, कृषि और पशुपालन है, खनिज संसाधन है, ऊर्जा संसाधन है, उद्योग है, परिवहन तथा व्यापार है, मानव विकास है, आपदा प्रबंधन है, मानव बस्ती है, प्रवास है। तो इतने सारे जो है चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग देखते हैं भारत एक परिचय, देखते हैं इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। इसमें जो है पुरानी और नई पुस्तक से हम लोग पढ़ेंगे। परिचय में जो है परिचय देखते हैं। परिचय में आकार अवस्थिति देखेंगे, अवस्थिति, भारत का राजनीतिक विभाजन देखेंगे, भारत का भौतिक विभाजन देखेंगे, भारत तथा विश्व देखेंगे, भारत के पड़ोसी देश देखेंगे, अध्याय रमणिका देखेंगे, वस्तुनिष्ठ खंड देखेंगे। तो परिचय से शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन से। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं परिचय से, इंट्रोडक्शन से। भारत अपने भूगोल और इतिहास दोनों ही संदर्भ में महान है। भारत जो है अपने भूगोल और इतिहास दोनों ही संदर्भ में क्या है तो महान है। इसका आकार इतना विस्तृत है कि प्राय इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। इसका आकार इतना विस्तृत है कि प्राय इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। चलिए, इसका आकार इतना विस्तृत है कि इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। किसको तो भारत को। यह एशिया महाद्वीप का एक भाग है। यह जो है एशिया महाद्वीप का एक भाग है, पर यह स्वयं एक महाद्वीप दिखता है। पर यह जो है स्वयं एक महाद्वीप दिखता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यह एशिया महाद्वीप का भाग तो है, परंतु जो है स्वयं एक महाद्वीप की तरह दिखता है। यह हिमालय की बर्फीली चोटियों और बंगाल में गंगा डेल्टा से लेकर सिंधु मुहाने से पूर्व गुजरात के कच्छ तक हजारों किलोमीटर विस्तृत भूमि को प्रक्षालित करने वाले हिंद महासागर के तट के मध्य फैला हुआ है। यानी कि यह हिमालय की बर्फीली चोटियों, जैसे ये आपका रफ मैंने आपका इमेज बना रहा हूँ। भारत, ये भारत हो गया, ये श्रीलंका हो गया, और ये जो आपका मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर हो गया, नेपाल, ये आपका मतलब रफ मैप मैंने बना दिया भारत का। तो ये जो हिमालय वाला भाग है, ये बर्फीली वादियों से ये पूरा रहता है, ये वाला भाग यहाँ से यहाँ तक। तो इसी के बारे में बोल रहा है। और बंगाल में जो है, बंगाल में गंगा डेल्टा है, जो गंगा नदी यहाँ से निकल के बंगाल में, तो जैसे डेल्टा जो बनाती है वो इधर से आपका ब्रह्मपुत्र आ जाती है। तो बंगाल में गंगा डेल्टा से लेकर सिंधु मुहाना, यानी कि सिंधु का मुहाना जो यहाँ तक गुजरात है, यानी पूर्व में आपके सॉरी गुजरात से लेकर गुजरात के कच्छ, यानी कच्छ जो है गुजरात यहाँ पर है, गुजरात यहाँ पर है, इस वाला इलाका। तो कच्छ वाले इलाके से लेकर हजारों किलोमीटर विस्तृत भूमि को प्रक्षालित करने वाले हिंद महासागर, ये जो नीचे है आपका, इधर तो अरब सागर है, ये वाला अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, और ये हिंद महासागर नीचे, ये पूरा ये हिंद महासागर बोला जाता है को। तो हिंद महासागर के तट के मध्य फैला हुआ है। इस भूखंड में उत्तरी मैदान का बृहद विस्तार, इस भूखंड में उत्तरी मैदान का बृहद विस्तार और उत्तर के ऊंचे हिमाच्छादित पर्वत, पश्चिम में थार की रेत, पश्चिम में जो है थार की रेत, यहाँ पर जो ये जो इलाका है आपका, यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर ये जो इलाका यहाँ पर क्या है आपका थार रेगिस्तान है। तो वही बोल रहे हैं कि उत्तरी मैदान का बृहद विस्तार है। उत्तरी जो मैदान है ये पूरा उत्तरी मैदान है, उत्तर वाला सब मैदान है का बृहद विस्तार, और उत्तर के ऊंचे हिम आच्छादित, यानी उत्तर के हिम आच्छादित, हिम से बर्फ से आच्छादित जो है पर्वत है। पश्चिम में रेगिस्तान है ये वाला इलाका, और पूर्व में हिंद म्यांमार की पहाड़ियाँ, और पूर्व में जो हिंद और म्यांमार की पहाड़ियाँ, यहाँ जो है म्यांमार की पहाड़ियाँ, पहाड़ियों का जाल, पूर्व में हिंद म्यांमार पहाड़ियों के जाल, तथा दक्षिण के आसमान पठारी धरातल, दक्षिण के असमान, दक्षिण के यानी दक्षिण में असमान पठारी धरातल है। प्राचीन पहाड़ियाँ और नारियल उगाने वाले तटीय मैदान है। प्राचीन पहाड़ियाँ है और नारियल उगाने वाले क्या है तटीय मैदान है। यानी इस इलाकों में केरल में
और इस साउथ वाले इलाके में समुद्र के किनारे जो है नारियल के बहुत सारे पेड़ हैं। तो इसी के बारे में ही बोल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस देश को उष्णकटिबंधीय सूर्य से प्रचुर मात्रा में धूप और मानसूनी बौछार से नमी प्राप्त होती है। इस देश को जो है उष्णकटिबंधीय सूर्य से प्रचुर मात्रा में धूप और मानसूनी बौछार से नमी प्राप्त होती है। ये दो तत्व सम्मिलित रूप से यहाँ के करोड़ों लोगों की नियति पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। यानी कि यह जो दो तत्व है सम्मिलित रूप से यहाँ के करोड़ों लोगों की नियति पर अधिक प्रभाव डालते हैं। यानी मानसूनी बौछार से नमी और सूरज दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यह भारत है, हमारी जन्मभूमि, हमारी नियति का विधाता। यह भारत है, हमारी जन्मभूमि, हमारी नियति का विधाता। ऐसी नियति जिसमें निरंतरता है, जो काल के प्रभाव से परे है, परंतु फिर भी बहुरंगी प्रारूप में परिवर्तित होती है। भारत के मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। भारत की जो मुख्य भूमि है उत्तर में कहाँ से, कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी, ये जो आपका ये इलाका, ये इसको ऐसे, और ये जो इलाका दक्षिण में कश्मीर ये हो जाता है, और आपका ये गुजरात वाला हो गया थोड़ा सा ऐसे। तो यही बोल रहा है कि उत्तर में कश्मीर, ये वाला कश्मीर वाला इलाका, और दक्षिण में कन्याकुमारी ये वाला ये सब इलाका, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, ऐसे ऐसे करके अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो पूर्व में ये अरुणाचल प्रदेश वाला ये पूरा पूर्व वाला इलाका और गुजरात वाला इलाका तक जो है फैली हुई है। कौन, तो भारत। भारत का सीमा अंतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। भारत का सीमा के अंतर्गत क्षेत्र जो है आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील यानी 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं मानक मील देखते हैं 63,360 इंच मानक मील होता है। समुद्री मील होता है 72,960 इंच। एक मानक मील बराबर लगभग 1.6 किलोमीटर यानी कि 1.584 किलोमीटर। एक समुद्री मील होता है लगभग 1.8 किलोमीटर यानी कि 1.824 किलोमीटर। आगे हम लोग चलते हैं। हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य निर्धारित होती है। हमारे देश की दक्षिणी सीमा जो है बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 आपका मिनट उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बंगाल में ये होती है। उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में देखते हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है और पश्चिम में अरब सागर है। भारतीय उपमहाद्वीप के भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। यानी कि ये जो लद्दाख है यहाँ से लेकर और ये जो साथ में आपका कन्याकुमारी है यहाँ तक, तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार जो है लगभग 2900 किलोमीटर है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो है ये आपका ये भारत हो गया यहाँ से लेकर और यहाँ साउथ तक जो है कहाँ है, तो 3200 किलोमीटर है। और पूर्व में यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो है आपका 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर है। किलोमीटर है ये वाला पूरा, ये वाला हो गया आपका 3200 किलोमीटर। इसी के बारे में बात कर रहा है। न्यू एनसीईआरटी कक्षा 9 समकालीन भारत के अनुसार पूर्व से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर है। यानी कि न्यू एनसीईआरटी के अनुसार जो है भारत की पूरब से पश्चिम यानी कि आपका जो है
पूरब से पश्चिम यहाँ से, और ये जो आपका ये गुजरात वाला हो गया, और ऐसे जो है ये अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे कितना है 2933 किलोमीटर न्यू एनसीईआरटी के अनुसार। ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार 2900 है। तथा उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर बताई गई है। और जो है उत्तर से दक्षिण लंबाई यानी ऊपर से नीचे जो है आपका 32 से 14 किलोमीटर बताई गई है। वहीं ओल्ड एनसीईआरटी कक्षा 12 में भारत के पूर्व से पश्चिम लंबाई जो है 3000 किलोमीटर बताई गई है। यानी ओल्ड एनसीईआरटी में जो है 3000 किलोमीटर बताई गई है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में जो डाटा को अपडेट किया गया है उसके अनुसार से जो 3214 किलोमीटर बताई गई है। तो ये अपडेटेड डाटा याद रखिएगा। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग, अनेक द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। यहाँ के जलवायु जो है वनस्पति तथा वन जीवों के साथ साथ भाषा और संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारे राष्ट्र हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2014 वर्ष 2011 से अब तक वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। इसको कट कर दीजिए क्योंकि अब पहले स्थान पर हो गया है। अपडेटेड जो डाटा के अनुसार जो है भारत चीन से पहले है, यानी कि भारत पहले स्थान पर और चीन दूसरे स्थान पर खिसक गया है। हम जनसंख्या में जो है पूरी दुनिया को बीट कर चुके हैं हम भारतीय। चलिए अपडेटेड डाटा याद रखिएगा, भारत पहले स्थान पर आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए द्वारा जारी द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ते हुए संसार में सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया है। तो ये अपडेटेड डाटा यहाँ पर दे दिया गया है। चलिए आकार और साइज देखते हैं। भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। उत्तर में ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं तथा उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भारत में वनाच्छादित पहाड़ियां हैं, जबकि मरुस्थलों में रेत के विस्तृत फैलाव हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश और सुलेमान श्रेणियों, उत्तर व पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियों तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। प्राचीन काल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक की भूमिका निभाता रहा है। खैबर, बोलन, सिपकिल्ला, नाथुला, बोमडिला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप की एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती है। प्रायद्वीपीय भारत की इस सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री और वायु मार्गों द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर पृथ्वी के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। यानी कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो पृथ्वी के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग जो है 2.4% है। ओल्ड एनसीईआरटी कक्षा 8 अध्याय जो है भूमि में भारत का क्षेत्रफल संसार के कुल क्षेत्रफल का 2% बताया गया है, यानी ओल्ड एनसीईआरटी में। साथ ही ओल्ड एनसीईआरटी कक्षा 12 में अध्याय भारत का परिचय में भारत का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर बताया गया ओल्ड एनसीईआरटी में। लेकिन न्यू एनसीईआरटी के अनुसार से ये डाटा जो है आपको याद रखना है, ये वाला डाटा।
भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तटरेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। यानी कि भारत की पूरी स्थल सीमा रेखा जो है 15,200 किलोमीटर है और समुद्री तट रेखा, सिर्फ समुद्री तट रेखा जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। तो इस डाटा को, इस सबको याद रखिएगा। न्यू एनसीईआरटी कक्षा 11 भारत भौतिक पर्यावरण के अध्याय भारत स्थिति में भारत के संपूर्ण तटरेखा की लंबाई 7,517 किलोमीटर बताई गई है। न्यू एनसीईआरटी में 516 जो है ये आपकी पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार है। न्यू एनसीईआरटी के अनुसार 7,517 किलोमीटर बताई गई है। साथ ही ओल्ड एनसीईआरटी के कक्षा 8 के अध्याय भूमि में भारत की मुख्य भूमि तथा द्वीपों से तटरेखा की लंबाई 7,500 किलोमीटर उल्लिखित है। तो इसको जो है आप लोग ध्यान में दीजिएगा। न्यू एनसीईआरटी के अनुसार जो है संपूर्ण तटरेखा जो है आप लोग जो है याद रखिएगा ये वाला, और ओल्ड एनसीईआरटी वाला जो है आप इसको याद मत रखिएगा। ओल्ड एनसीईआरटी वाला, न्यू एनसीईआरटी वाला ही याद रखिएगा। ऐसे भी देश हैं जो भारत से बहुत बड़े हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत से 3 गुना बड़ा है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है भारत से 3 गुना बड़ा है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो है सबसे बड़ा जो है रूस है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद चीन है, उसके बाद ब्राज़ील है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद भारत है। 7वें नंबर पर भारत का स्थान है। तो विश्व के 7 बड़े देश हैं, तो इसको याद रखिएगा। रुक अब रुक अमेरिका, या इसको अमेरिका काट दीजिए, रुक एसी बा भारत में। रूस से रूस हो जाएगा, क से कनाडा हो जाएगा, ए से अमेरिका हो जाएगा, सी से चाइना हो जाएगा, बी से बा से ब्राज़ील, बा बी ए मतलब बी ए सी बा बी ए सी बी ए भारत में। तो बी से ब्राज़ील, ए से ऑस्ट्रेलिया, बी से बा से भारत। तो इसे याद रखिएगा या अपना खुद का ट्रिक बना लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं, आगे देखते हैं। अब हम लोग अवस्थिति देखेंगे, लोकेशन। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। यानी कि भारत जो है ये आपका ये ग्लोब हो गया, और ये आपका विषुवत रेखा 0 डिग्री, ये आपका हो गया, सॉरी, ये आपका ग्लोब हो गया, ये आपका 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री आपका ये 90 डिग्री नॉर्थ हो गया, 90 डिग्री आपका साउथ हो गया। और भारत जो है अब ये यहाँ से इसको मान लीजिए देशांतर रेखा। तो ये बोल रहा है कि कहाँ से, उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध ये भारत यहाँ पर है, भारत का जो मैप है यहाँ पर है। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में है ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। तो उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है, ये सही हो गया। अब बोल रहा है कि मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, यानी कि यहाँ पर जो आप ऐसे ऐसे लाइन ऐसे खींचते जाइएगा ऐसे ऐसे, तो ये होगा आपका भारत का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी कि भारत जो है ये आपका ये छोटा सा, और अब मैं मैप बना देता हूँ, ठीक है। ये रहा मैप, यहाँ से ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से यहाँ तक 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और पूर्वी देशांतर पर जाता है, देशांतर ये वाला ऐसे खड़ी लाइन, तो खड़ी लाइन होगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से आपको 97 डिग्री कितना, तो 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो यही बात कह रहा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री मतलब जो है उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा यानी कि भारत को बीचों बीच काटती है। ऐसे ऐसे ये भारत का मैप हो गया ऐसे, तो ये बीचों बीच होकर जाती है, ठीक है ऐसे, तो 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत के उत्तरी सीमांत पर एक पर्वत तंत्र है। भारत के उत्तरी सीमांत पर एक पर्वत तंत्र है जो एशिया के हृदय स्थल में स्थित पामीर दुनिया के छत्र से विकीर्ण होती है। यानी कि भारत का जो ये वाला इलाका है आपका, ये समुद्र, ये जम्मू कश्मीर वाला ये इलाका, ये जम्मू कश्मीर के ऊपर में पामीर घाट है, यहाँ पर ऊपर, तो उसी के बारे में बात कर रहा है। गर्म और आर्द्र कन्याकुमारी इसका दक्षिणतम छोर है। गर्म और आर्द्र जो है कन्याकुमारी इसका दक्षिणतम छोर है, यानी कि दक्षिण में जो ये वाला इलाका है, यहाँ श्रीलंका है, ये कन्याकुमारी इधर। तो यहाँ जहाँ भारतीय प्रायद्वीप संकरा होते हुए समुद्र में विलीन हो जाती है, जहाँ भारतीय जो है प्रायद्वीप क्या होती है संकरा, यानी कि ऐसे संकरा होते होते समुद्र में विलीन हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति भारत के मुख्य भूभाग के उत्तरतम छोर से दक्षिणतम छोर तक यात्रा करे तो वह 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यदि कोई व्यक्ति जो है भारत के मुख्य भूभाग उत्तरतम यानी उत्तर से छोर से दक्षिण छोर की यात्रा करे तो वह 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यह दूरी लगभग 30 डिग्री अक्षांशीय विस्तार को प्रदर्शित करती है, यानी कि यह जो है दूरी 30 डिग्री अक्षांशीय विस्तार को प्रदर्शित करती है, जो विषुवत वृत्त से उत्तरी ध्रुव के कोणात्मक दूरी का 1/3 हिस्सा है। यानी कि विषुवत वृत्त से उत्तरी ध्रुव के कोणात्मक दूरी का 1/3 हिस्सा है। मुख्य भूभाग के अतिरिक्त 2 द्वीप समूह क्षेत्र हैं। दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में लक्षद्वीप है और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार इसके उत्तर दक्षिण विस्तार के लगभग बराबर है, अर्थात 3000 किलोमीटर है। इसके सुदूर पश्चिम की सीमा कच्छ के रण के लवणीय दलदल की एक संकरी खाड़ी में स्थित है। दूसरी ओर जहाँ म्यांमार, चीन, भारत के परिमंडलों का संगम है और जहाँ अभी भी अक्षत वन तथा अछूती पहाड़ियाँ आदि युग से निद्रामग्न है, इसके पूर्वी सीमा पर स्थित है। भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार लगभग 30 डिग्री देशांतर रेखाओं का है। भारत से मतलब पूर्व पश्चिम विस्तार जो है 30 डिग्री देशांतर रेखाओं का है, जो करीब स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, पोलैंड के सम्मिलित देशांतरीय विस्तार के बराबर है। यानी कि इतने देशों के देशांतरीय विस्तार के बराबर है। किसके? तो स्पेन के, फ्रांस के, बेल्जियम के, नीदरलैंड्स के, जर्मनी के और पोलैंड के। 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार मतलब यहाँ ये आपका 37 डिग्री से 68 डिग्री था ना, और 97 था, 97 डिग्री 25 था। तो ऐसे ही यहाँ से लेकर यहाँ ये जो खड़ी लाइन होती है देशांतर होता है, ये जो है आपको अक्षांश रेखा, ऐसे ग्लोब हो गया, ग्लोब में ऐसे ऐसे जो रेखा होती है वो अक्षांश होती है, और इस तरह से जो रेखा होती है वो देशांतर होती है। तो वही देशांतर के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ से यहाँ जो है 30 डिग्री देशांतर रेखाओं का क्या अंतर है, तो वही बात ये कर रहा है। यह जो है यह विस्तार भूमध्य रेखीय परिधि के 12वें भाग के बराबर है। यह विस्तार जो है भूमध्य रेखीय परिधि के 12वें भाग के बराबर है। जब अरुणाचल में सूर्योदय हो चुका होता है, सौराष्ट्र में रात ही रहती है तथा उससे लगभग 2 घंटे बाद काठियावाड़ का बांका किसान अपनी आंखें मलता हुआ सूर्य की पहली किरण का स्वागत करता है। यानी कि जब अरुणाचल में सूर्योदय हो चुका होता है, सौराष्ट्र में रात ही रहती है, क्योंकि 30 डिग्री का अंतर होता है। यानी कि 30 डिग्री मतलब 15 डिग्री मतलब 1 घंटा, 30 डिग्री मतलब 2 घंटे का अंतर होता है। तो वही बात कर रहा है। तो उससे लगभग 2 घंटे बाद काठियावाड़ का बांका किसान, मतलब किसान जो है काठियावाड़ का यानी गुजरात के जो किसान है, अपनी आंखें मलता हुआ सूर्य की पहली किरण का स्वागत करता है। स्मरणीय तथ्य: प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। तो उसी के अनुसार जो है 30 डिग्री है तो 30 डिग्री में कीजिए 60 हो जाएगा, यानी कि 15 डिग्री मतलब आपका हो जाएगा 1 घंटा, 30 डिग्री मतलब 2 घंटा।
तो वहीं यहाँ पर जो है 2 घंटे बाद काठियावाड़ के जो गुजरात के किसान है आँख मलते हुए आपका क्या होता है, किरण का स्वागत करता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा जो है पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में है सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है, अर्थात गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। तो ये मैंने बता दिया है पहले ही। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यमोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। जैसे आपका ये आपका भारत का मैप हो गया, ये आपका ऐसे, ये आपका जम्मू कश्मीर, सॉरी ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया। यहाँ पर मान लीजिए यूपी है, यूपी रफ में मैंने बनाया है यूपी, और यहाँ पर जो मिर्ज़ापुर है तो यहाँ से जो है 82.5 डिग्री जो है भारत का मानक समय माना गया है, यहीं से टाइम निर्धारित होता है भारत का। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ पर आपका गुजरात है, और यहाँ पर यहीं पर जो है काठियावाड़ है। तो यहाँ पर जब सूर्योदय होता है तब तक यहाँ के लोग जो है सोए रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर सूर्योदय जब होता है अरुणाचल प्रदेश तब तक यहाँ के लोग सोए रहते हैं, और जब यहाँ पर जो सूर्योदय होता है कुछ 2 घंटे के बाद यहाँ पर सूर्य होता है, यानी कि यहाँ पर जब सूर्योदय होता है यहाँ पर लोग सोए रहते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है टाइम ऐसे ऐसे इधर आता है। तो 2 घंटे के बाद यहाँ पर कहाँ काठियावाड़ में क्या होता है सूर्योदय होता है। अगर यहाँ पर काठियावाड़ में 6 बजे सूर्योदय होता है तो 2 घंटे आप पहले जोड़ लीजिएगा, तो यहाँ पर कितना होगा 4 बजे सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे। अगर अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे हम सुबह के 4 बजे सूर्योदय होता है तो काठियावाड़ में 6 बजे सूर्योदय होगा, काठियावाड़ में 2 घंटे बाद, ठीक है। अगर यहाँ पर 6 बजे होगा, अगर अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे सुबह होगा तो यहाँ 8 बजे आपका सूर्योदय होगा काठियावाड़ में, 2 घंटे समय का अंतर होता है। तो यही समझने वाली चीज़ें हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है उनका मानक समय जो है एक नहीं होता है, यानी कि ऐसे जो देश होते हैं जिनका जो विस्तार पूर्व से पश्चिम में बहुत अधिक होता है उनका जो मानक समय एक नहीं होता, बहुत सारे मानक समय होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 और कनाडा में 6 मानक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने हैं तो 7 और कनाडा में 6 हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ है तो रूस में है मानक समय सबसे ज़्यादा, एक मानक समय नहीं है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत का मानक यमोत्तर माना गया है, क्योंकि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को जो भारत का मानक यमोत्तर माना गया है, क्योंकि स्मरणीय तथ्य है, ये स्मरणीय तथ्य देखिए कैसे। हमारे देश के विभिन्न स्थानों का स्थानीय समय अलग अलग होने के कारण भ्रम उत्पन्न होता है। हमारे देश का विभिन्न स्थानों का स्थानीय समय अलग अलग होने के कारण भ्रम उत्पन्न होता है। इससे बचने के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है, इसे भारतीय मानक समय कहते हैं। इस मध्याह्न रेखा को भारत की मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है। यदि आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की गणना करें तो लगभग यह 30 डिग्री है, जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी कितनी है तो 32 से 14 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी केवल 2933 किलोमीटर है। यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। यानी कि जो है यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुव की ओर जाते समय 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होता है घटती जाती है। कैसे, ये यहाँ पर हो गया आपका गोलोग, और ये जो है आपका 0 डिग्री क्या विषुवत रेखा होगा। तो इस तरह की जो लाइन होगी वो होगी आपका अक्षांश रेखा बोल देते हैं, और ये जो लाइन होती है इसे इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। तो जैसे जैसे आप जाइएगा ध्रुव हो गया पोल के पास, ऐसे जो है लाइन ऐसे इनके बीच जो है दूरी घटती जाती है। जैसे यहाँ पर ज़्यादा दूरी है, यहाँ पर उससे भी कम है, उसके बाद यहाँ कम है, ऐसे क्या होता है कि दूरी कम हो जाती है। जैसे यहाँ पर दूरी ज़्यादा है इस रेखा इन दो रेखाओं के बीच में, इन दो रेखा अगर है इसके बीच क्या है यहाँ पर दूरी ज़्यादा है, इसके बाद यहाँ पर कम है, इसके बाद कम है, ऐसे जाते जाते कम हो जाती है। तो वही बात कर रहा है कि ध्रुव की ओर जब जाते हैं तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है घटती जाती है, जबकि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी हर जगह एक सी रहती है। अक्षांश जो रेखा है ऐसे ऐसे है ऐसे है ऐसे है, इसकी दूरी क्या होती है एक जैसी ही रहती है। तो वही बात ये बता रहा है। अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध में और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध अथवा उष्ण शीतोष्ण कटिबंध वार्म टेम्परेट जोन में स्थित है। अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा जो है उष्ण कटिबंध में और उत्तरी हिस्सा जो उपोष्ण कटिबंध अथवा उष्ण शीतोष्ण कटिबंध वार्म टेम्परेट जोन में स्थित है।
ये स्थिति जो है देश में भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी भिन्नता के लिए उत्तरदायी है। ये जो स्थिति है, ये जो है देश में भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी भिन्नता के लिए उत्तरदायी है। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इसमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर उत्पन्न करता है। जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है। जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जो है, उत्तर पूर्वी राज्य यानी कि अरुणाचल प्रदेश आपका हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया, सिक्किम हो गया, तो इन जगहों पर क्या होता है कि जैसलमेर यानी राजस्थान में है। जैसलमेर कहाँ है? तो राजस्थान में है। तो इनकी तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है। कहाँ? तो जैसलमेर राजस्थान की तुलना में आपके अरुणाचल प्रदेश, असम में जो है सूर्य क्या होता है? 2 घंटे पहले उदय होता है। तो पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल, देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ियां एक जैसा समय दिखाती हैं। यानी कि देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल तथा अथवा चेन्नई में घड़ियां एक जैसा समय दिखाती है। विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक यामोत्तर को 7.5 डिग्री देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। यानी कि विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत जो है मानक यामोत्तर को जो है 7.5 डिग्री यानी 60 डिग्री 30 मिनट मतलब 7.5 डिग्री के देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। यानी कि इससे क्या होगा कि आधा घंटा, और 15 डिग्री मतलब आपका हो जाएगा कितना? तो 1 घंटा। यही कारण है कि 82.5 डिग्री पूर्वी यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर चुना गया है। यही कारण है कि 82.5 डिग्री पूर्व यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर चुना गया है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। जैसे यहाँ लंदन है, यहाँ पर लंदन है, और इसको जो है आप मान लीजिए यहाँ लंदन, यहाँ पर लंदन है, यहाँ पर हो रहा है दिन के 12, यही जीएमटी है। जीएमटी यानी कि लंदन में जीएमटी है, और यहाँ पर आपका भारत है, यानी कि भारत, इंडिया, हमारा इंडिया है, इंडिया है। 5.5 घंटा आगे है यहाँ से यहाँ तक। कैसे? तो 5.5 घंटा आगे है। तो जब लंदन में दिन के 12 बज रहे होते हैं, तो उस समय भारत में शाम के कितने बजते हैं? तो 5:30 होते हैं, शाम के 5:30। जैसे लंदन में दिन के 12 बजे जब मैच होता है ना, तो इंडिया में वो मैच शाम के 5:30 बजे स्टार्ट होता है। अगर लंदन में 12 बजे अगर मैच स्टार्ट होगा तो लंदन में यानी इंग्लैंड में, तो भारत में शाम को 5:30 बजे से वो मैच हम लोग देखते हैं। तो यही सारा चीज़ है। कारण है कि 0 डिग्री है, इसको मान लिया जाता है। यहाँ से 0 डिग्री, इधर जो हो जाएगा वो ईस्ट हो जाएगा, और इधर जो होगा वो वेस्ट होगा, इधर पश्चिम। तो इधर क्या होता है कि माइनस में होता है, हमेशा जो है माइनस में होगा, और इधर जो है प्लस में होता है। तो इधर 0 डिग्री यहाँ लंदन है, तो यहाँ से इधर जाइएगा तो प्लस में आप जोड़ते जाइएगा, यानी कि 12 के बाद 1 2 3 4 ऐसे, इधर जाने के बाद 12 के बाद 11 यानी कि 10 ऐसे घटते चले जाइएगा। ठीक है? तो देखिए क्या होता है कि दिन के 12 बज रहे हैं यहाँ पर लंदन में, तो शाम के 5:30 बजते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मानक है भारत का 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री है ना। तब देखिए कैसे होगा। 15 डिग्री बराबर कितना होता है? 1 घंटा। 15 डिग्री बराबर कितना होता है आपका? 1 घंटा होता है। 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो कितना? 42। 15 का पढ़ा पढ़िए, 15 का टेबल पढ़ा पढ़िए। 15 30 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 छक 90, 6 घंटा। 90 नहीं है, 82.5 है, तो 82.5 है, तो 15 पचे 75, तो कितना हो गया? 5 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया। अब 75 5 80 और 2 82, 7 हो गया, तो 7.5 डिग्री होगा, यानी कि आधा घंटा, तो सीधे हो गया 5.5 घंटा। 5.5 घंटा हो गया, तो 12 से आप 5.5 जोड़िए, 12 से 5, 5.5 जोड़िए तो कितना होगा? तो शाम को 5:30 ही होगा, शाम का 5:30 होगा। तो वही जो है जब लंदन में दिन के 12 बज रहे होते हैं, तो उस समय इंडिया में शाम के 5:30 बज रहे होते हैं। और पूछेगा कि अगर इंडिया में शाम को 5:30 बज रहे हैं तो लंदन में कितना समय हो रहा होगा? तो लंदन में दिन के 12 बज रहा होगा, दिन के 12 बजे बजेगा, होगा नहीं, होगा, बजेगा। टाइम 12 होगा, टाइम जो है लंदन में 12 होगा। अगर भारत में शाम के 5:30 बज रहे हैं तो लंदन में 12 बजेगा दिन का। तो
समझ गए? तो 15 डिग्री पर निकाल सकते हैं, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, उसके बाद से 15 डिग्री पर ऐसा करके आप निकालिएगा, बहुत लंबा टाइम लगेगा। बस 15 डिग्री याद रखिएगा, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। और आपको मानक यामोत्तर आपको पता होना चाहिए कि कितने पर पूछ रहा है। अगर आपको मानक यामोत्तर पूछ पता है तो आप जो है क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर दीजिएगा। आगे जो है अगर इस तरह का सवाल मिलेगा तो मैं आपको सॉल्व करना बता दूंगा और आप सीख जाएंगे। क्योंकि जो जो भी टीचर बताते हैं वो वैसे अलग बताते हैं। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट जो यहाँ पर ऊपर दिया गया, यहाँ पर ऊपर दिया गया, और 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 15 डिग्री बराबर 15 गुना 4 मतलब 60 हो गया। तो 15 चौका 60, तो 60 है 1 घंटा। अब फिर ऐसे करेंगे, उतना करने की जरूरत नहीं है, सीधे 15 का कर दीजिए, ठीक है। और दाएं दे निकल दीजिए आंसर, दाएं दे देखते ही आंसर निकले लगा, देखते ही क्वेश्चन देखिए आंसर, क्वेश्चन देखिए आंसर, कोई जरूरत नहीं है पेन का इस्तेमाल करने की, जरूरत ही नहीं है, पेन की जरूरत ही नहीं है इस तरह के सवालों में। कि अगर दिन के लंदन में 12 बज रहा है तो अमेरिका में कितना बज रहा होगा, तो ये जो है अमेरिका का आपका पता है या दिया क्वेश्चन में दिया गया है अमेरिका इतने डिग्री मानक यहाँ उत्तर पर है, तो आप आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका पश्चिम में, तो उधर क्या होगा, तो इस तरह से होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ देश ऐसे हैं जिनमें अधिक पूर्व विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं, उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका 6 समय कटिबंध है। कश्मीर और कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन और रात की अवधि में अंतर होता है, क्योंकि कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन और रात की अवधि में अंतर होता है, क्योंकि स्मरणीय तथ्य है, इसको याद रखिएगा। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अक्षांश का प्रभाव जो होता है दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। भारत का राजनीतिक विभाजन, पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। नई दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। यह आंध्र प्रदेश का एक भाग था। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। यानी कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव का विलय हो गया। इसको भी याद रखिएगा। भारत का भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। भारत में पाई जाने वाली भू आकृतिक विभिन्न प्रकार की है, यानी कि भू आकृतियाँ जो है विभिन्न प्रकार की है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। भारत के उत्तरी पश्चिम, उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय है। सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करता है हिमालय। हिम प्लस आलय का अर्थ है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व के सबसे ऊंचे शिखर है। इसी श्रृंखला में विश्व के सबसे ऊंचे शिखर हैं। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। शिवालिक जो है सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय पर्वत का 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में वर्गीकरण। बृहत हिमालय के दक्षिण में मध्य हिमालय या हिमाचल है। उसके दक्षिण में आपका शिवालिक श्रेणी है। हिमालय पर्वत हमारी उत्तरी सीमा का प्रहरी है और उत्तर में मुज, ताग, अगिल, कुनलुन पर्वत जम्मू तथा कश्मीर राज्य की सीमा से जुड़े हुए हैं। ये जो है मुजताग, अगिल, कुनलुन पर्वत जो है जम्मू तथा कश्मीर राज्य की सीमा से जुड़े हुए हैं।
इन पर्वतीय दीवारों के पार चीन का सिक्यांग क्षेत्र स्थित है, जिसके तारिम बेसिन में एक समय कासगर एवं खोतान की प्राचीन सभ्यताएं फली फूली थी। राजनीतिक दृष्टि से चीन के जनवादी राजनीतिक दृष्टि से चीन के जनवादी गणराज्य का अंग होते हुए भी भारत से इसके आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों का एक लंबा इतिहास है। सिक्यांग के पश्चिम में अफगानिस्तान के संकरे वाखन प्रदेश द्वारा ताजिकिस्तान नामक देश भारत से पृथक होता है। इस क्षेत्र में भारत की सीमा रेखा दक्षिण की ओर झुकती है तथा शक्तिशाली स्वतंत्रता प्रेमी पठानों के देश से मिलती है। इस पृष्ठभूमि में देखने पर उत्तरी भारत के त्रिकोण के शीर्ष का सामरिक महत्व परिलक्षित होता है। इसी क्षेत्र में एशिया के 5 देश चीन, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा भारत आपस में मिलते हैं। तिब्बत, पवित्र कैलाश तथा मानसरोवर का देश भारतीय सीमा के पूर्व तथा उत्तर की ओर विस्तृत है। हमारे देश को उत्तर में हिमालयी राज्य नेपाल स्थित है। इतिहास एवं भूगोल ने मिलकर भारतीय एवं नेपाली लोगों की एक जैसी नियति तय की है। अच्छे सड़कें काठमांडू को भारत से जोड़ती है। संयुक्त परियोजनाओं जैसे कोसी की भांति उच्च श्रृंखल नदियों को वशीभूत करने की परियोजना ने इन दोनों देशों के बीच परस्पर सहयोग एवं मैत्री की भावना को मजबूत किया है। पामीर पठार और कश्मीर में सिंधु नदी के मध्य की पर्वत श्रेणियां काराकोरम के नाम से जानी जाती है। सिंधु नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य की पर्वत श्रेणियों को हिमालय कहते हैं, जिसका अर्थ है बर्फ का घर। म्यांमार की सीमा के साथ इन पर्वतों यानी हिमालय का पूर्वी विस्तार पूर्वांचल कहलाता है। म्यांमार की सीमा ये अरुणाचल प्रदेश की ये जो सीमा है, यहाँ म्यांमार जो है ना, ये म्यांमार इधर म्यांमार पड़ता है, इधर इस साइड में, तो ये जो सीमा पूर्वांचल कहलाता है, पूर्वी विस्तार। संसार की सबसे बड़ी पर्वतीय हिमानियों में से कुछ काराकोरम पर्वत की श्रेणियों में है। वाल्टोरो और सियाचिन ऐसी हिमानियों के कुछ उदाहरण हैं। संसार का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर केटू गाडविन ऑस्टिन इसी पर्वत श्रेणी में है। इसमें तो काराकोरम ये वाला ऊपर वाला ये जो है ना, ये आपका तो इसी क्षेत्र में है गाडविन ऑस्टिन। हिमालय के 3 समानांतर श्रेणियां हैं। इन श्रेणियों की ऊंचाई दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती जाती है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के द्वारा निर्मित ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। जानने योग्य तथ्य: जलोढ़ निक्षेप यह नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी: यह नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। इस डेल्टा की आकृति क्या है? त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला मरुस्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियाँ स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियाँ बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती है।
प्रायद्वीपीय पठार के में पश्चिम घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिम घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिम घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीप अवस्थल का वह भाग है जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ तापी और नर्मदा है जो अरब सागर में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा है। साथ साथ में गंगा भी है, ब्रह्मपुत्र भी है। चलिए आगे देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। भारत में दो द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि अन्य ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार ये प्रबल द्वीपों का निर्माण करते हैं। भारत तथा विश्व, इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य और हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। हिंद महासागर जो कि पश्चिमी यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। भारतीय उपमहाद्वीप को ग्लोब पर एशिया के महान भूराशि के दक्षिणी विस्तार के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर की ओर पतला होता जाता है तथा महासागर को दो जल विस्तारों में विभक्त कर देता है जिन्हें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये दो समुद्र भारत के क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी तटों को स्पर्श करते हैं। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। यह पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण हिंद महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। हिंद महासागर अफ्रीका के पूर्वी तथा एशिया के दक्षिणी तट को स्पर्श करता है। प्राचीन काल में इसी सागरों की लहरों पर बेबीलोन, मिस्र तथा फोनिशिया की नौकाएं यात्रा करती थी। अरबों का व्यापार भी इसी सागर के माध्यम से होता था। भारतीय नौकाएं तथा जहाज इसी सागर पर लगभग 4000 वर्ष तक दजला, फरात एवं नील नदी की घाटियों को अपना माल, बाली द्वीप को यहाँ के विचारधाराएं एवं कंबोडिया और इंडोनेशिया तक यहाँ की वास्तुकलाएं पहुँचाती रही। हिंद महासागर वास्तव में प्राच्य संसार अर्थात पूर्वी अफ्रीका, पश्चिम एशिया तथा दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ता है। सुएज नहर के खुलने से भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ दिया गया है। इस प्रकार दक्षिण यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से सीधे हिंद महासागर के प्रभाव क्षेत्र में आ गए हैं। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा विभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दरों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। पर्वत हवाओं को आगे बढ़ने से तो रोक सकते हैं, परंतु मनुष्य दर्रों, महाखड्डों तथा घाटियों से होकर अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। इन्हीं रास्तों से होकर विचारधारा एवं दर्शन सुधारक एवं सैनिक कलाकार और हस्तशिल्पी आते जाते रहे हैं। एकाकी चोटियों की ऊंचाइयों पर इस आवागमन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चलवासी पशुचारकों के झुंड इन रास्तों से होकर भारत की उपजाऊ घाटियों तक
पहुँचते हैं। बौद्ध भिक्षु इन्हीं से होकर तिब्बत और इससे भी आगे चीन, कोरिया तथा जापान तक अपने शांति संदेशों के साथ गए। मैकडोनिया का राजकुमार भारत अपनी सेना ले आया और इसी के साथ ग्रीक की वस्तु कला आई। भारतीय व्यापारियों ने अपने कारवां के साथ इन बंजर ऊंचाइयों को पार कर मध्य एशिया, अफगानिस्तान तथा ईरान के साथ अपने व्यापार संबंधों को स्थापित किया और साथ ही पंचतंत्र की कहानियां भी ले गए। मंगोल, तुर्क, अरब तथा ईरानी भारत में विजेता बनकर आए और यहीं बस गए। वे अपने साथ गुंबद की सुंदरता, मीनारों की भव्यता ले आए और यहाँ के गिनतियाँ, दशमलव प्रणाली तथा उपनिषदों का दर्शन लेकर गए। विचारों एवं वस्तुओं का यह आदान प्रदान इसलिए संभव हो सका क्योंकि हमारा देश प्राचीन एवं मध्यकालीन विश्व के प्रमुख व्यापार मार्गों के निकट स्थित था। पश्चिम एशिया, पूर्वी एशिया, मध्य एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया को एक सूत्र में बांधने वाली जंजीर की हम एक महत्वपूर्ण कड़ी रहे हैं और निरंतर बने रहेंगे। हम न तो संकीर्ण रहे हैं और नहीं हो सकते हैं। हम संकीर्ण विचारधाराओं से निर्मित दीवारों से विभक्त संसार में नहीं रख सकते हैं। हमारी नियति संपूर्ण मानव जाति की नियति से संबद्ध है और विभिन्न राष्ट्रों को एक सूत्र में पिरोने की दिशा में हमें महत्वपूर्ण योगदान देना है। स्मरणीय तथ्य: सन 1869 में सुएज नहर खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई। भारत का पश्चिम मध्य एशिया, पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापारिक अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों में ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक, मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। भारत के पड़ोसी देश पढ़ेंगे। नेबरिंग कंट्रीज इन इंडिया। प्राचीन सभ्यता के इतिहास वाले सभी देशों की तरह भारत की सीमा भी अधिकांशतः प्राकृतिक है तथा ऐतिहासिक रूप से निर्धारित है। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। अपने प्राकृतिक दृश्यों की सुंदरता के लिए प्रसिद्ध भूटान हमारी उत्तरी सीमा पर और पूर्व की ओर स्थित है। हम भूटान के साथ कुछ विशिष्ट संधियों द्वारा बंधे हुए हैं। भूटान के पूर्व में उच्च हिमालय के शिखर चीन एवं भारत को अलग करते हैं। इस सीमा, जिसे मैकमोहन रेखा भी कहते हैं, के पार तिब्बत है। लहासा, जो तिब्बत की राजधानी है, भारतीय सीमा से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत की पूर्वी सीमा घने वनों और जटिल पर्वतीय भू प्रदेश के साथ साथ चलती है। यह वह संधि स्थित है जहाँ म्यांमार, बर्मा, चीन एवं भारत आपस में मिलते हैं। भारत की पूर्वी सीमा की रक्षा हिमालय की प्रशाखाओं द्वारा की जाती है, जिसमें मिसमी, पटकाई और नागा पहाड़ियाँ सम्मिलित है। इस श्रेणी के हरे भरे उष्णकटिबंधीय वनों के पार म्यांमार एवं भारत की सीमा है। मांडले, जो आंतरिक म्यांमार का केंद्र है, भारत की पूर्वी सीमा से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही स्थित है। अपने उत्तरी एवं पूर्वी पहाड़ियों से हमें अलग करने वाली पर्वतीय दीवार इतनी जटिल और दुर्गम थी कि प्राचीन काल में बड़े पैमाने पर संचार संभव नहीं था। यद्यपि कुछ ऐसे मार्ग विद्यमान हैं जिनसे तीर्थयात्री कैलाश एवं मानसरोवर जाया करते थे, पर आधुनिक यातायात के साधनों का विकास पिछली शताब्दी से ही प्रारंभ किया गया है। तिब्बत महामार्ग, जो साफ मौसम में यातायात योग्य सड़क है, सतलुज गाड़ से होकर बनाया गया है। कश्मीर लेह मार्ग को काराकोरम दर्रे द्वारा उच्च श्रेणियों के पार तक बढ़ाया गया है। तीसरा प्रमुख प्रवेश मार्ग सिक्किम के एक दर्रे से होकर गुजरता है। वायुमार्ग के विकास के साथ साथ इन पर्वतीय दीवार का महत्व एक प्रभावशाली अवरोध के रूप में कम हो गया है। वर्ष 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन के फलस्वरूप इसके मानचित्र पर नई सीमाओं का निर्धारण किया गया। यानी कि ये कह रहा है कि 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन, यानी कि भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजन हुआ
उसके फलस्वरूप इसके मानचित्र पर नई राजनीतिक सीमाओं का निर्धारण किया गया, यानी कि सीमा का निर्धारण किया गया। जैसे डुरंड रेखा हो गया, ऐसे रेड क्लिफ रेखा, डुरंड रेखा और मैकमोहन रेखा, ऐसे आप सुने होंगे। और दुनिया में बहुत सारी रेखाएं हैं। तो इस तरह से जो है दुनिया में बहुत सारे देशों के बीच रेखाएं खींची गई है, जिसे तो उसी तरह जो है रेखाओं का राजनीतिक सीमाओं का निर्धारण किया गया, जो एक दूसरे देश को जो है क्या करता है, विभाजित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी पाकिस्तान का उदय हुआ। पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी पाकिस्तान का उदय हुआ। अंततोगत्वा 1971 में यह पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश के रूप में उभरा। अंततोगत्वा क्या हुआ कि 1971 में यह पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश के रूप में उभरा। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य, यानी कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य देखते हैं। असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और पश्चिम बंगाल है। आगे देखते हैं। हमारी पश्चिमी सीमा पड़ोसी देश पाकिस्तान को भारत से अलग करती है। हमारी पश्चिमी सीमा जो है पड़ोसी देश पाकिस्तान को भारत से अलग करती है, जो मोहनजोदड़ो, सिंध एवं कालीबंगा, राजस्थान के दिनों से हमारी ऐतिहासिक परंपरा का सहभागी रहा है। जो मोहनजोदड़ो यानी कि सिंध एवं कालीबंगा राजस्थान में है के दिनों से हमारी ऐतिहासिक परंपरा का सहभागी रहा है। उत्तर की ओर भारत से संलग्न हट्टे कट्टे पठानों की भूमि सीमांत गांधी का प्रदेश स्थित है। उत्तर की ओर भारत से संलग्न हट्टे कट्टे पठानों की भूमि सीमांत गांधी का प्रदेश स्थित है। इसके दक्षिण की ओर पश्चिमी राजस्थान की मरुभूमि, इसके दक्षिण की ओर पश्चिमी राजस्थान की भूमि से मिला हुआ सिंध प्रांत है, जिसमें सिंधु नदी का डेल्टा भी सम्मिलित है, जिसमें जो है सिंधु नदी का डेल्टा भी सम्मिलित है। देखते हैं भारत भूमि की सीमाएं। भारत भूमि की सीमाओं के बारे में हम लोग देखते हैं। तो भारत भूमि की सीमाएं में है, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान है उत्तर में। उसके बाद से उत्तर मतलब पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश पूर्व में है। दक्षिण में है श्रीलंका और मालदीव, दक्षिण में है। पश्चिम में अरब सागर है और उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। आगे बढ़ते हैं। हिंद महासागर के सीमांत समुद्र भारत की दक्षिणी सीमा बनाते हैं तथा इससे पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर तटरेखा प्रदान करते हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई लगभग न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को की दूरी के बराबर है। भारत की तटरेखा की लंबाई जो है लगभग न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को की दूरी के बराबर है। मुख्य भूखंड से समुद्र द्वारा विलगित कई भारतीय द्वीप समूह भी है। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा अरब सागर में लक्षद्वीप इसके उदाहरण हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे दो पड़ोसी द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका का मध्य छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। समुद्र के पार हमारा निकटतम पड़ोसी देश श्रीलंका है। हमारा दूसरा निकटतम पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। हमारा निकटतम जो है दूसरा पड़ोसी देश जो है इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के आखिरी द्वीप के दक्षिण में स्थित है। भारत की पूर्वी सीमा तथा बंगाल की खाड़ी के पार म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम तथा लाओस स्थित है। भारत की पूर्वी सीमा तथा बंगाल की खाड़ी के पार म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया तथा थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम तथा लाओस स्थित है। पश्चिम की ओर समुद्र तट के साथ साथ हमारे पश्चिमी एशिया के पड़ोसी है, जैसे पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया तथा अरब देश। और पश्चिम की ओर समुद्र पार मिस्र, सूडान, इथोपिया, सोमालिया, केन्या तथा तंजानिया स्थित है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में है। लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। भारत के लोग अपनी परंपरा में शांतिप्रिय रहे हैं। भारतीय सेनाओं ने शायद ही कभी दूसरे की धरती पर चढ़ाई की हो। कंबोडिया के मंदिरों, चीन के मठों में रखी हुई बौद्ध पांडुलिपियों तथा मध्य एशिया में पुराने दबे हुए विस्मृत शहरों की खुदाई में निकली हुई व्यापारिक वस्तुओं के बारे में तो इतिहासकार भली भांति जानते हैं, परंतु इन्हें कहीं भी अपनी विजय के स्मारक स्वरूप बनाए गए कीर्ति स्तंभ नहीं मिलेंगे। समय के गलियारे में चलते हुए अपने विकास की प्रत्येक अवस्था में
हम काफ़ी हद तक प्रकृति पर निर्भर रहे हैं। प्रारंभ में हम प्रकृति के लगभग दास थे, शनैः शनैः, परंतु अनवरत रूप में हमने प्रकृति को समझा एवं उससे सहयोग करना सीखा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान की सहायता से हमारी प्रकृति के साथ अंतःक्रिया उत्तरोत्तर बढ़ रही है। हमारी प्रकृति के साथ प्रभावशाली अंतःक्रिया की सीमा इस बात से निर्धारित होती है कि हम उसे किस हद तक समझते हैं। हम न तो उसकी अवहेलना ही कर सकते हैं और न ही उसकी अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि वह हमारे जननी है। हमारा लालन पालन उसकी गोद में हुआ है तथा हम अपने अस्तित्व के लिए उस पर निर्भर हैं। हमारे विकास की सामान्य दिशा अधिकांशतः प्रकृति द्वारा प्रदत्त अवसरों से प्रभावित होती है। यह हमें विकास का एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है। प्रकृति बताती है कि यदि एक विशिष्ट दिशा में विकास करोगे तो हमें सर्वोत्तम परिणाम मिलेंगे। अपने लोगों की समृद्धि एवं संपन्नता का दौर शुरू करने के लिए हमें प्रकृति की सलाह माननी चाहिए। हमें अपने प्रकृति प्रदत्त संसाधनों को बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग में लाना चाहिए। हमें लालच में आकर इन्हें लुप्त प्राय नहीं कर देना है और न ही उनके अपव्यय से धारा को बंजर बना देना है। इन संसाधनों का उपयोग तर्क संगत ढंग और प्रकृति के नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि इन संसाधनों को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखना है। हम इन सारे संसाधनों के स्वामी नहीं वरन भविष्य की धरोहर के संरक्षक हैं। भारतीय इतिहास उन लोगों का इतिहास है जो अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं, लेकिन हमें अपनी इस स्वतंत्रता से प्यार है जिसे हमने एक शक्तिशाली उपनिवेशवादी शक्ति के चंगुल से छुड़ाया है। हमें इस स्वतंत्रता की उत्साहपूर्वक रक्षा करनी है। अध्याय स्मरणिका फ्लैशबैक देखते हैं। परिचय देखते हैं। भारत जो एशिया महाद्वीप का एक भाग है। भारत जो एशिया महाद्वीप का एक भाग है। इसका आकार इतना विस्तृत है कि प्राय इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। भारत के मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। अब आकार देखते हैं। आकार उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश और सुलेमान श्रेणियों, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियों तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है। परिचय में ही देखते हैं। परिचय में भारत का सीमा के अंतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व से लेकर पश्चिम तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। अब देखते हैं हम अवस्थिति के बारे में। देखते हैं अवस्थिति के बारे में। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, जिसे जो भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। प्राचीन काल में खैबर, बोलन, सिपकिला, नाथुला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर हिमालय को पार करना मुश्किल था। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर पृथ्वी के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। भारत के उत्तरी सीमांत पर एक पर्वत तंत्र है जो एशिया के हृदय स्थल में स्थित पामीर दुनिया की छत से विकीर्ण होती है। भारत का पूर्व व पश्चिम विस्तार इसके उत्तर दक्षिण विस्तार के लगभग बराबर है, अर्थात लगभग 3000 किलोमीटर है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। पृथ्वी के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है।
भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। भारत का राजनीतिक विभाजन 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। यह आंध्र प्रदेश का एक भाग था। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। भारत का भौतिक विभाजन भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार इसको उत्तर दक्षिण विस्तार के लगभग बराबर है, अर्थात लगभग 3000 किलोमीटर है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है, अर्थात गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ध्रुव की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है, जबकि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक सी रहती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। 2 जनवरी 2020 को दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव का विलय हो गया। सिक्यांग के पश्चिम अफगानिस्तान के संकरे वाखन प्रदेश द्वारा ताजिकिस्तान नामक देश भारत से पृथक होता है। यहाँ पर देखिए, हिमालय पर्वत हमारी उत्तरी सीमा का प्रहरी है और उत्तर में मुश्ताक अगेल कुनलुन पर्वत जम्मू तथा कश्मीर राज्य की सीमा से जुड़े हुए हैं और ये भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। 2 जून 2024 उदय को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। यह आंध्र प्रदेश का एक भाग था। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। भारत का भौतिक विभाजन हिमालय पर्वत को 3 श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व के सबसे ऊंचे शिखर हैं। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य और हिंद महासागर शीर्ष पर स्थित है। भारत तथा विश्व हिंद महासागर जो कि पश्चिमी यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर की ओर पतला होता जाता है। प्राचीन काल में हिंद महासागर की लहरों पर बेबीलोन, मिस्र तथा फोनिशिया की नौकाएं यात्रा करती थी। हिंद महासागर वास्तव में प्राच्य संसार अर्थात पूर्वी अफ्रीका, पश्चिम एशिया तथा दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ता है। सुएज नहर खुलने से भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ दिया गया है। सन 1869 में सुएज नहर खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे 2 पड़ोसी द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के मध्य में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। पामीर पठार और कश्मीर में सिंधु नदी के मध्य की पर्वत श्रेणियां काराकोरम के नाम से जानी जाती है। संसार के सबसे बड़ी पर्वतीय हिमानियों में से कुछ काराकोरम पर्वत की श्रेणियों में है। वाल्टोरो और सियाचिन ऐसी हिमानियों के कुछ उदाहरण हैं। संसार का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर केटू गार्डविन आर्टिल इसी पर्वत श्रेणी में है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं। भारत के पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। भूटान के पूर्व में उच्च हिमालय के शिखर चीन एवं भारत को अलग करते हैं। इस सीमा, जिसे मैकमोहन रेखा भी कहते हैं, के पार तिब्बत है। भारत की पूर्वी सीमा की रक्षा हिमालय की रक्षाओं द्वारा की जाती है, जिसमें मिसमी, पटकाई और नागा पहाड़ियां सम्मिलित हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल है। हिंद महासागर का सीमांत समुद्र भारत की दक्षिणी सीमा बनाते हैं तथा इसे पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर तट रेखा प्रदान करते हैं। भारतीय द्वीप समूह में बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा अरब सागर में लक्षद्वीप इनके उदाहरण हैं। भारत की पूर्वी सीमा तथा बंगाल की खाड़ी के पार म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम तथा लाओस देश स्थित है। अब
वस्तुनिष्ठ खंड देखते हैं, ऑब्जेक्टिव सेक्शन, पूर्णतः एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। बी राइट आंसर सही है। भारत के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो बी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। सूची 1 को सूची 2 से कूट के आधार पर सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, कार्यरेखा, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, रेखांशीय विस्तार, यानी कि ये मिलान करना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है ये ए का 3 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जो है काटती है। तो बी का 4 हो जाएगा। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा आपका 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ए हो जाएगा। और डी नंबर होगा रेखांशीय विस्तार, यानी कि देशांतरीय विस्तार भी बोला जाता है। ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी कि बी। तो राइट आंसर आपका ए का 3, बी का 4। ए का 3 किसमें है? इसमें है, बी का 4 यानी सी। राइट आंसर सी आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो राइट आंसर सही है। दूसरा, मुख्य भूभाग पर दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। आजकल जो जैसे बीपीएससी का एग्जाम में, एडीओ में, बीपीएससी में और बिहार दरोगा में इस तरह के सवाल पूछे गए थे। तो आपको इस तरह के सवाल को प्रैक्टिस करना है, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो इसका राइट आंसर दोनों सही है, क्योंकि ये सही है, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों जो है सत्य है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारत की समुद्री तटरेखा, भारत की स्थल सीमा रेखा और भारत की मुख्य भूमि का विस्तार। तो इसमें जो है पहला ही सही होगा और आपका ये गलत होगा। तो इसमें जो है ये भी गलत होगा, क्योंकि ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका उपयुक्त में से कौन से युग्म सही सम्मिलित है? तो राइट आंसर बी आपका सही होगा, केवल 1, ये वाला। भारत के समुद्र तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है, जबकि इसके मुख्य भूमि का कुल विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर है। अतः विकल्प बी सत्य है। चलिए अगला देखते हैं सवाल। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर तो आपके हो जाएंगे नवीनतम वलित पर्वत स्थित है। तो राइट आंसर आपको हो जाएंगे, आपका ए वाला सही है। भारत के पूर्व में हिंद महासागर नहीं है, भारत के पूर्व में हिंद महासागर नहीं है, दक्षिण में है। भारत के पश्चिम में अरब सागर है, तो ये भी आपका जो है सही है। तो 1 और 3 सही है, तो इस अनुसार से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। इसके पश्चिम अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अगला क्वेश्चन, कूट के आधार पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में अंतर है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर पड़ता है। भारत की मानक यमोत्तर रेखा, भारत की मानक यमोत्तर रेखा गुजरती है। तो भारत की मानक यमोत्तर रेखा जो है आपकी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। उत्तर प्रदेश के क्या हो गया कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने का? तो 2 घंटे का है। ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर पड़ता है। आपका भारत की मानक यमोत्तर रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा,
और अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर पड़ता है दिन और रात की अवधि पर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय 2 घंटे का अंतर है तथा 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यमोत्तर रेखा माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। दूसरा कथन, उत्तरी पर्वत के दौरों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। ये भी सत्य है और ये भी सत्य है, दोनों सत्य है। दिया गया है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें तो राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्नगत दोनों ही कथन पूर्णतः सत्य है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। प्राचीन काल में अनेक यात्री उत्तरी पर्वतों के दौरों से भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। भारत का दक्षिणी हिस्सा स्थित है तो ए, उष्णकटिबंध में। अक्षांश रेखाओं के मान से पता चलता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध में स्थित है। एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो ए 1.824 किलोमीटर। एक समुद्री मील लगभग 1.8 किलोमीटर 1.824 किलोमीटर के बराबर होता है, जबकि मानक मील 1.6 किलोमीटर यानी कि 1.584 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर बी, गुजरात में। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है, अतः भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात राज्य में स्थित है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक वास्तविक दूरी क्या है? तो ए 3214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी 2933 किलोमीटर है। भारत की मानक यमोत्तर रेखा कौन सी है? तो राइट आंसर ए 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक यमोत्तर को 7.5 डिग्री देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। यही कारण है कि 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक यमोत्तर रेखा चुना गया। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे या पीछे है? तो राइट आंसर है 5.5 घंटा, मतलब 5 घंटा 30 मिनट आगे है, यानी 5.5 घंटा आगे है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक यमोत्तर है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, अतः विकल्प ए सत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ध्रुव की ओर जाते समय 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। तो आपका ध्रुव की ओर जाते समय 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, तो ये गलत है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक समान रहती है, तो ये सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर आपका बी सही है। ध्रुव की ओर जाते समय 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है, जबकि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक समान रहती है। भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भागों के स्थानीय समय में लगभग कितने घंटे का अंतर है? तो ए 2 घंटे का। भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भागों के देशांतर रेखाओं के मानों में लगभग 30 डिग्री का अंतर है, अतः भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भागों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। भारत विश्व के स्थलीय धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? तो राइट आंसर आपका डी 2.4%। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% है। ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 8 में उल्लिखित है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के कुल क्षेत्रफल का 2% है। ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार डाटा है, इसको छोड़ दीजिए, नए डाटा को याद रखिए 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस पायदान पर है? तो सी 7वें पायदान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें पायदान पर है। भारत से बड़े देश रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। निम्न में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं है? तो सी म्यांमार नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। म्यांमार भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं आता। हिमालय के तीनों समानांतर श्रेणियों की लंबाई ए दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाइएगा तो बढ़ती जाएगा, यानी नीचे से ऊपर तो बढ़ती जाती है। हिमालय के 3 समानांतर श्रेणियां हैं। इन श्रेणियों में को बृहत हिमालय, मध्य हिमालय तथा शिवालिक के नाम से जाना जाता है। इन श्रेणियों की ऊंचाई दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती जाती है।
दक्षिणतम श्रेणी जिसे शिवालिक कहते हैं सबसे कम ऊंची है। सुएज नहर द्वारा जोड़ा गया, सुएज नहर द्वारा जोड़ा गया है तो सी, भूमध्य सागर तथा हिंद महासागर को। सुएज नहर द्वारा भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ दिया गया है और इस प्रकार दक्षिण यूरोप और उत्तरी अफ्रीका भी सीधे हिंद महासागर के प्रभाव क्षेत्र में आ गए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है ए, राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत के पश्चिम में स्थित है तो डी, बी और सी, यानी कि बी और सी जो है अरब प्रायद्वीप और सी अफ्रीका महाद्वीप, बी और सी दोनों। भारत के पश्चिम में अरब प्रायद्वीप व अफ्रीका महाद्वीप स्थित है, अतः विकल्प डी सत्य है। विश्व के सबसे ऊंचे शिखर पाए जाते हैं बी, बृहत हिमालय में। भारत के सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे शिखर एसी पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं, अतः विकल्प बी सत्य है। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप अपने माता पिता, परिवार, समाज, अपने देश का ख्याल रखिए। अपने माता पिता, परिवार, देश से प्यार कीजिए। लाइफ में सफल बनिए, सक्सेसफुल बनिए, आगे बढ़ते रहिए और आपको हमेशा खुशी मिलती रहे। आपका परिवार हमेशा हंसा खेलता रहे। इसी के साथ अगर आप अपने माता पिता, परिवार, अपने देश से प्यार करते हैं, पढ़ाई से प्यार करते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।